सिनेमा घर में सेकंड शो देखकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद घर लौट रहे प्रकाश ने जैसे ही मेन रोड पर टर्न किया, देखा सड़क पर बाईं तरफ एक युवती भागी चली जा रही है। प्रकाश को भी उधर ही जाना था। स्कूटर बढ़ाकर वो युवती के पास पहुंचा। भागते भागते थक जाने के कारण वो हाँफ रही थी और ठंडी रात होने के बावजूद पसीने से भरी हुई थी। स्कूटर धीमा कर उसने युवती से भागने का कारण पूछा तो उसने कहा, वो मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो। प्रकाश ने पीछे मुड़कर देखा। एक बदमाश सा दिखने वाला व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था, जो अब केवल 10 कदम की दूरी पर था। प्रकाश ने फुर्ती से स्कूटर रोककर युवती को पीछे बैठ जाने को कहा। युवती स्कूटर पर बैठती उससे पहले ही वो बदमाश उसके पास पहुंच गया। प्रकाश स्कूटर से उतरकर युवती व बदमाश के बीच खड़ा हो गया। एक दो राहगीर उस समय उनके पास से गुजरे, किंतु रुका कोई नहीं। बदमाश ने चाकू निकालकर प्रकाश के सामने लहराया और बोला, बाबू, तुम हमारे झमेले में मत पड़ो, इस लड़की को मुझे सौंप दो। वो बदमाश पेशेवर गुंडा प्रतीत हो रहा था, किंतु मजबूत कदकाठी का व कसरती बदन वाला प्रकाश उससे डरा नहीं। कड़क कर बोला, खैरियत चाहते हो तो उल्टे पाँव यहाँ से दफा हो जाओ। बदमाश को प्रकाश से इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं थी। उसने क्रोध में आकर आक्रमण के लिए चाकू वाला हाथ ऊपर उठाया। प्रकाश ने अविलंब उसकी कलाई थाम कर मरोड़ दी। चाकू उसके हाथ से झिटक कर सड़क पर जा गिरा। बदमाश को और अवसर न देकर प्रकाश ने एक बलशाली घूंसा उसके जबड़े पर जमा दिया। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा। प्रकाश ने उसे संभालने का अवसर भी नहीं दिया और तड़ातड़ उस पर घूंसों की बरसात कर दी। बदमाश पूरी तरह से जख्मी होकर सड़क पर पड़ा था। प्रकाश ने उसे उठाने की स्थिति में न देख युवती की तरफ देखा। युवती के लिए अभी वाला घटनाक्रम अविश्वसनीय था। वो आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से उसकी तरफ देख रही थी। प्रकाश ने स्कूटर स्टार्ट कर युवती को बैठने को कहा। प्रकाश का घर अभी 3 किलोमीटर दूर था। उसने स्कूटर की स्पीड बढ़ा दी और पूछा, तुम कौन हो? वो बदमाश तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? मेरा नाम केतकी है, 10वीं तक पढ़ी हूँ। मुझे कोठे पर बैठने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर रखा था। ये मुस्तंदा कोठे की मालकिन का मुर्गा है और हम लोगों की चौकसी करता है। सारी कहानी मैं आपको बताऊंगी, पर उस बदमाश ने आपके स्कूटर का नंबर देख लिया होगा। वो कौन है? आप कौन हैं? वो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। चिंता मत करो, मेरा स्कूटर नया है, अभी इस पर नंबर लिखा हुआ नहीं है। मेरा नाम प्रकाश बेतपुरा है। तुम मुझे अपना भाई समझ सकती हो। नहीं प्रकाश जी, मेरे भाई मत बनो, मुझे भाई शब्द से नफरत है। प्रकाश चौंक पड़ा। बात बदलकर उसने पूछा, तुम्हें कहाँ छोड़ूं? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा कोई घर नहीं है प्रकाश जी। मेरा घर होता तो मैं कोठे पर क्यों होती? देखो, मेरी पत्नी अभी अपने पीहर गई है और मैं घर में अकेला हूँ और कोई व्यवस्था होने तक मेरे घर पर रहने में तुम्हें ऐतराज़ तो नहीं होगा ना? ऐतराज़ करने का हक वैश्या के पास कहाँ होता है प्रकाश जी। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर इस बदनसीब औरत को आप अपने यहाँ शरण देंगे। प्रकाश ने अब कुछ नहीं कहा। 3 मोड़ों के बाद उसकी कॉलोनी आ गई थी। घर पहुँचने के बाद उसने केतकी को एक कमरे में ठहराया। केतकी ने देखा कमरे में पलंग आदि सब सुविधाओं के साथ ही वॉशरूम भी था। वो कमरा कम ही काम में आता था, लेकिन कमरे में हर चीज़ करीने से सजाई गई थी। केतकी ने अनुमान लगा लिया कि प्रकाश की पत्नी निश्चय ही एक सुघड़ गृहिणी है। कमरे में एक अलमारी रखी। तस्वीर में प्रकाश के साथ एक औरत दिखाई दे रही थी। बहुत सुंदर है प्रकाश जी की पत्नी। उसने मन ही मन कहा, तुम्हें भूख तो नहीं लग रही? क्या कुछ खाने के लिए लाऊं? प्रकाश ने पूछा। नहीं, खाना मुझे वहाँ मिल गया था। प्रकाश खाना तो खाकर आया था, लेकिन अब उसे चाय पीने की तलब लग रही थी। उसने किचन में जाकर 2 कप चाय बनाई। वह चाय लेकर केतकी के कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गया। वो 1 कप केतकी को देते हुए बोला, चाय पियो केतकी, हम लोग ठंड में आए हैं और तुमने कुछ गर्म कपड़ा भी नहीं पहन रखा है। बहुत मेहरबानी। सच में ही मुझे इस समय चाय की ज़रूरत थी। चाय हाथ में ले केतकी ने कृतज्ञ दृष्टि उस पर डाली।
वो जानती थी कि कोठे की मालकिन खाने पीने का ध्यान तो सबका रखती थी, पर अगर वो अभी कोठे पर होती तो मांगने पर भी उसे इस समय तो चाय नहीं ही मिलती। चाय खत्म कर प्रकाश ने केतकी से विदा लेते हुए कहा, गुड नाइट केतकी, अब तुम सो, कल सुबह मिलते हैं। लगभग 12:30 का समय था। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर केतकी जाग गई। उसने दरवाज़ा खोलकर देखा, प्रकाश खड़ा था। आंखें मसल कर मुस्कुराई केतकी और एक और हटकर बोली, आइए प्रकाश जी। सॉरी केतकी, तुम्हारी नींद में खलल डाला, लेकिन नींद नहीं आ रही, यही ना। रात का समय, पत्नी मायके गई हो और एक जवान औरत घर में हो, वो भी मेरे जैसी, तो नींद कैसे आ सकती है? आखिर मर्द ही तो हो। रहा सवाल मेरी नींद का, तो हम जैसी औरतों को सोने कौन देता है प्रकाश बाबू? केतकी ने कहा और ठहाका लगाकर हंस पड़ी। बकवास बंद करो केतकी, प्रकाश चिल्लाया। केतकी विस्फारित नेत्रों से उसे देखने लगी। कुछ ही क्षणों में स्वयं को संयत कर प्रकाश ने पुनः कहा, अगर किसी मजबूर लड़की के साथ ज्यादती करने को मर्दानगी कहते हैं तो रेपिस्ट घृणा के पात्र नहीं होते, इज्जत से देखे जाते। ऐसे नारकी पुरुष तो नामर्द कहलाने लायक होते हैं। मुझे क्षमा करो प्रकाश जी, मैंने आपके बारे में गलत सोच लिया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। दरअसल पुरुष कहलाने वाले कुछ जानवरों ने ही पुरुष की छवि ऐसी बना दी है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ केतकी, और उसके अलावा किसी और के साथ संबंध की कल्पना भी नहीं कर सकता। अभी सर्दी बढ़ गई है, मुझे रजाई में भी ठंड लगने लगी थी, तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया और तुम्हें एक अतिरिक्त कंबल निकाल कर देने के लिए चला आया था। तुमने मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया और कुछ भी बोलती चली गई। कमरे में अलमारी को खोलकर उसमें से एक कंबल निकालकर केतकी को देते हुए प्रकाश ने अपनी बात समाप्त की। मैं एक बार फिर आपसे क्षमा चाहती हूँ, अवाक केतकी ने रोंधे गले से कहा। वो आगे बढ़कर प्रकाश के पाँव में गिर पड़ी। उठो केतकी, सो जाओ अब, कल सुबह मिलते हैं। कल कर प्रकाश अपने कमरे में चला गया। केतकी बहुत देर तक अपने भविष्य के बारे में सोचती रही और फिर नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। अगले दिन नींद खुलने पर सामने दीवार पर उसकी नज़र गई तो चौंक कर पड़ी। सुबह के 8 बज रहे थे। एक लंबी अंगड़ाई लेकर वो उठी और उस रूम में घुस गई। फ्रेश होकर वहाँ उपलब्ध टूथपेस्ट अपनी उंगली पर लेकर मंजन किया और अपने वस्त्र सुव्यवस्थित कर वो कमरे से बाहर निकली। प्रकाश बरामदे में बैठा अखबार पढ़ रहा था। केतकी को देख वो मुस्कुराकर बोला, अच्छे से नींद आई केतकी? जी हाँ प्रकाश बाबू, कई दिनों बाद आज जी भर कर सोई हूँ। गुड, तुम बैठकर अखबार देखो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। केतकी ने चारों ओर नज़र घुमाई। बरामदे की मुंडेर पर विभिन्न सजावटी पौधों वाले गमले रखे थे। बाहरी आंगन में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। रात को जब वो यहाँ आई थी, अपनी तनावग्रस्त मन स्थिति के कारण वो ये मनोरम दृश्य नहीं देख पाई थी। वो उठकर मुंडेर के पास जाकर खड़ी हो गई। चंपा, सदाबहार, हर सिंगार आदि खूबसूरत पेड़ पौधों से सजे आंगन को देख उसका मन प्रफुल्लित हो उठा। वो अपने मन की समस्त पीड़ा भूलकर गुनगुनाने लगी, आज मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन, बिना ही बात मुस्कुराए। 5-7 मिनट में प्रकाश पानी और चाय का कप लिए वापस बरामदे में आ गया। पदचाप सुनकर गुनगुनाना बंद कर वो पलटी और आकर कुर्सी पर बैठ गई। प्रकाश चाय की घूंटों के साथ अखबार पढ़ने का आनंद लेता रहा। चाय पीने तक दोनों तकरीबन खामोश रहे। चाय की आखिरी सिप के बाद कप टेबल पर रखकर प्रकाश केतकी की ओर उन्मुख हुआ। तब तक केतकी ने भी अपनी चाय खत्म कर ली थी। मैं अपनी उत्सुकता का दमन नहीं कर पा रहा, इसीलिए पूछ रहा हूँ केतकी, तुमने रास्ते में ऐसा क्यों कहा था कि तुम्हें भाई शब्द से नफरत है? बताती हूँ, कहानी कुछ लंबी है, आप सुन सकेंगी? अवश्य सुनना चाहूँगा। आज रविवार है और कल भी ऑफिस की छुट्टी है, तो फ्री हूँ। अपने माता पिता की हम 2 संतानें हैं, एक मैं और एक मेरा बड़ा भाई नीतीश। हम दोनों की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है, जैसा कि कई घरों में हुआ करता है। मेरे बचपन में ही मेरे मम्मी पापा मेरे भैया को मुझसे अधिक तवज्जो देते थे। घर की आर्थिक स्थिति
बहुत अच्छी नहीं थी, ये अलग बात है, पर खान पान से लेकर सभी मामलों में मुझसे भेदभाव किया जाता था। इसके प्रमाण में कुछ ही घटनाएं बताने लगी तो भी मेरी कहानी उपन्यास बन जाएगी। इसीलिए जैसे फिल्मों में कभी कभी बचपन की कहानी बताने के बाद स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है 20 साल बाद और छोटा बच्चा अचानक जवान हीरो के रूप में दिखाई देता है, उसी तरह मैं अपनी 15 वर्ष की उम्र में अपनी कहानी की शुरुआत करती हूँ। मैंने 15 वर्ष की उम्र में 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास की थी। भैया 2 बार फेल हुई थी, इसीलिए उस साल कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी। मेरी पढ़ाई रोक दी गई और भैया आगे पढ़ते रहे। मैं हमेशा फर्स्ट डिवीज़न से पास होती थी। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं भी आगे की पढ़ाई करूं, लेकिन मुझे साफ मना किया गया ये कहकर कि लड़कियों के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है। माँ ने दबी जबान से मुझे सपोर्ट किया, लेकिन पिताजी ने उनकी एक ना सुनी। मैं मन महसूस कर रह गई। केतकी इतना कहकर रुकी और गिलास से 2 घूंट पानी पिया। प्रकाश खामोशी से सुन रहा था। आप बोर तो नहीं हो रहे प्रकाश बाबू? केतकी ने अपनी कहानी आगे बढ़ाने से पहले पूछा। नहीं नहीं, तुम इत्मीनान से बोलती रहो। प्रकाश की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मैं 3 साल तक घर बैठी रही। मेरी शक्ल सूरत तो साधारण ही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। मेरी शादी के लिए कोशिशें हुई, लेकिन या तो मैं लड़के वालों को पसंद ना आती या फिर लेन देन पर बात अटक जाती। घर वालों को मैं बोझ लगने लगी थी। मुझे बाहर कहीं जाने की इजाज़त नहीं थी। करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर एक परचूनी की दुकान थी। पिताजी और भैया के व्यस्त होने पर कभी कभी कुछ सामान लेने मुझे वहाँ भेजा जाता था। मैं ज़्यादा सुंदर भले ही ना थी, लेकिन जवान तो हो ही रही थी, तो आते जाते लोग अन्य लड़कियों की तरह मुझे भी घूरते ही थे। हमारे मोहल्ले का एक लड़का रोहित मुझे वहाँ आते जाते देखता रहता था। उसने मुझसे कई बार बात करने की कोशिश की। शुरू में तो मैंने उसे लिफ्ट नहीं दी, लेकिन बाद में उससे बात होने लगी। आप ये तो समझ ही सकते हैं कि जब घर में इंसान को प्यार और अपनापन नहीं मिलता तो वो बाहर कहीं प्यार तलाशता है। मेरे साथ भी वही हुआ प्रकाश बाबू। जल्दी ही हम दोस्त बन गए। हालांकि हमारी मुलाकात कभी कभार ही होती थी, लेकिन फिर भी कुछ ही दिनों में हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। केतकी ने एक लंबी सांस ली। उस लड़के की उम्र क्या थी? मेरा हम उम्र ही था। सिर को हल्की सी जुम्बिश देकर प्रकाश केतकी के बोलने की प्रतीक्षा करने लगा। केतकी ने कुछ पल विश्राम लेकर फिर कहना शुरू किया। मैं बहुत सतर्क थी, अतः रोहित से मेरी घनिष्ठता के बारे में मेरे घर वालों को हवा तक नहीं लगी। एक दिन रोहित ने मुझसे कहा, केतकी, तुम घर पर रहकर कुछ भी नहीं कर पा रही हो। तुम्हारा जीवन कुएं के मेढक जैसा हो गया है। तुम अपने भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचती हो? मुझे तो तुम्हारे बारे में सोचकर बहुत दुख होता है यार। उसने मेरी दुखती रग पर हाथ रखा था। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। बोली, क्या करूं रोहित, तुम ही बताओ। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है। केतकी, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक अंकल से मेरी बहुत अच्छी पहचान है। वो एक पहुँचे हुए डांस आर्टिस्ट हैं, लेकिन साथ ही बहुत अच्छे इंसान भी हैं। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तुम कहो तो तुम्हारे लिए बात करूं उनसे। वो मेरी क्या मदद करेंगे? अरे वो तुम्हें डांस सिखाएंगे और एक दिन तुम डांस में माहिर हो जाओगी। उससे क्या होगा? डांस सीख कर क्या करूँगी मैं? और फिर सीखने के दौरान मैं रहूँगी कहाँ? केतकी, डांस सीख कर तुम एक डांस स्कूल खोल सकती हो, या फिर थोड़ी एक्टिंग भी सीख कर फिल्म इंडस्ट्री में घुस सकती हो। अच्छी डांसर के लिए बॉलीवुड में बहुत स्कोप है। मदन गिरी अंकल की वहाँ भी अच्छी पैठ है। वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगी। 5-7 लड़के लड़कियों को वो फिल्म इंडस्ट्री में भेज चुके हैं। टीवी आर्टिस्ट अंजना भी उनकी ही शिष्या थी। और हाँ, रहने की जगह के लिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने घर में 2 कमरे उन्होंने बाहर से आने वाले शिष्याओं के ठहरने के लिए ही रखे हुए हैं। उनका सारा खर्चा भी वही उठाते हैं। उन्हें इस नेक काम के लिए कई लोगों से डोनेशन मिलता रहता है। बस यूँ समझ लो वो इस धरती के फरिश्ता हैं।
रोहित जो आइडिया दिया वो लुभावना तो बहुत था, लेकिन इतना बड़ा कदम लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने कहा, रोहित, बॉलीवुड में एंट्री मिलना इतना आसान नहीं है जितना तुम बता रहे हो। मुझे किसी ने बताया था मुंबई में कई लड़के लड़कियां इस कोशिश में अपनी ज़िंदगी बिगाड़ लेते हैं, और फिर मैं इतनी सुंदर भी तो नहीं कि कोई मुझे फिल्मों में लेने की बात सोचे भी। तुम अपने आप को इतना नाकाबिल क्यों मानती हो? कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो? अगर तुम सुंदर नहीं होती तो क्या मैं तुम्हारे पीछे इतना दीवाना होता? केत की फिल्मों में चांस नहीं भी मिला तो तुम और मैं मिलकर एक डांस स्कूल तो खोल ही सकते हैं। फिर हम शादी कर लेंगे और फिर लाइफ में ऐसी ऐस। और हमारे घर वाले, क्या इतनी आसानी से हम अपनी मनमर्जी कर सकेंगे? इतना सोचती हो तो छोड़ो यार, तुमसे नहीं होगा। क्या घर वालों को बताकर ऐसे फैसले किए जाते हैं? मैं भी क्या फिजूल की माथापच्ची कर रहा हूँ? बनी रहो कुएं की मेंढक और सड़ती रहो घर में। नाराज़गी दिखाता हुआ वो चला गया। मैं घर आने की बात सोचती रही। मुझे लगने लगा कि अगर मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। केतकी की बात ध्यान से सुन रहे प्रकाश ने उसको बीच में ही टोका, पर केतकी, जब तुम्हें पता था कि ये सब इतना आसान नहीं होता तो तुम्हें रोहित की बात मानने की क्यों सूझी? क्या करती मैं? घर में रहना भी तो मेरे लिए दुश्वार हो रहा था। मेरी उम्र के अन्य बच्चों की तरह मैं भी एक सुनहरे भविष्य के आकर्षण में बंध गई। और 2 दिन बाद जब उससे मिलना हुआ तो मैंने उसे अपनी स्वीकृति दे दी। फिर एक दिन तय हुआ समय पर घर से 2 जोड़ी कपड़े एक बैग में लेकर अनजाने रास्ते पर रोहित के साथ चल पड़ी। रोहित मुझे उस दिन मदनगिरी अंकल के घर ले गया। बहुत अच्छा घर था उनका। रोहित ने शायद उनको पहले से ही मेरे बारे में बता रखा था। मुझे उनसे मिलवा कर वो बोला, अंकल, यही है मेरी दोस्त केतकी। अच्छे लेकिन गरीब घर की है, आपसे डांस सीखना चाहती हैं। ठीक है रोहित, आज का तो क्लास का टाइम निकल गया है, अब कल से शुरू करेंगी। केतकी बेटी, कल से तुम रोज़ सुबह 10 बजे आ जाना, 12 बजे तुम्हारी क्लास ख़त्म हो जाया करेगी। मैंने चौंक कर रोहित की तरफ देखा। रोहित ने मुझे आंखों से इशारा करके तसल्ली दी और अंकल से बोला, अंकल, केतकी का यहाँ कोई घर नहीं है। आपको कोई दिक्कत ना हो तो ये आपके यहाँ ही रहेगी। मुझे क्या दिक्कत है? ये इन बच्चों का ही तो घर है। एक बच्ची यहाँ और भी है, लेकिन 1 सप्ताह के लिए उसे कथक ट्रेनिंग सेंटर भेजा है। कल वो भी आ जाएगी। इन दोनों की दोस्ती हो जाएगी और डांस भी साथ साथ सीखती रहेंगी। लेकिन केतकी, तुम्हें यहाँ 3 महीने रहना होगा और मेहनत भी खूब करनी पड़ेगी, तभी तुम अच्छी डांसर बन सकोगी। मैंने राजी खुशी अपनी स्वीकृति दे दी। रोहित मुझे वहाँ छोड़कर 2-3 दिन बाद आने का कहकर चला गया। मदनगिरी अंकल ने मुझे मेरा कमरा दिखा दिया। उनमें एक लोहे की दीवार वाली चारपाई और एक कुर्सी टेबल रखी थी। दीवार पर एक कांच टंगा था। स्नान घर कमरे के बाहर था। एक इंसान के रहने लायक काम चलाऊं कमरा था वो। उन्होंने मुझे बताया कि वो दूसरी लड़की भी मेरे साथ इसी कमरे में रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि पास वाले कमरे में वो डांस सिखाते हैं और दोनों समय का खाना भी वहीं मिलेगा। शाम को 7 बजे एक आंटी साथ वाले कमरे में खाना खाने के लिए मुझे बुलाने आई। वहाँ एक दरी बिछी हुई थी। मेरी थाली वहीं लगा दी गई थी। वो भी एक तरफ बैठ गई। कुछ ही देर में बाहर से अंकल जी की आवाज़ आई, चांदनी, केतकी खाना खा लो, फिर मेरे पास आना। जी साहब, आंटी ने जवाब दिया। आप अंकल को साहब बोलती हो? क्या आपके यहाँ पति को साहब कह के बुलाते हैं? मैंने आश्चर्य से पूछा। वो मेरे मर्द नहीं हैं, उनकी बीवी की तो मौत हो चुकी है। उसने इतनी रूखी आवाज़ में कहा कि आगे और कुछ पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने अनुमान लगा लिया कि शायद वो खाना बनाने वाली होगी। खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली आई। अगले दिन मैं समय पर उठकर गई, नहा धोकर तैयार हुई और डांस के लिए ठीक 10 बजे पास वाले कमरे में पहुंच गई। चाय नहीं मिली थी तो थोड़ा अखरा रहा था मुझे। खाने के पहले नाश्ता ना तो घर पर मिलता था, ना ही यहाँ मिला। ये नाश्ते वाली बात शायद पैसे वालों के घर का चोचला होता है। वो कहते हैं ना, दान की गाय के दांत नहीं देखे जाती।
तो जो मिल रहा है वही बहुत है। ये सोच मैंने मन को तसल्ली दी। थोड़ी देर में वही कल वाली औरत आई और बोली, साहब कहीं बाहर गए हैं। बोला है कल उस दूसरी लड़की के साथ ही सिखाएंगे। तुम आज कमरे में आराम करो और दोपहर 1 बजे खाना खाने यहीं आ जाना। घर पर भी तो बैठी ही रहती थी, उल्टे काम और करना पड़ता था। यहाँ आराम तो मिल रहा है, अच्छा है, मन में सोचा मैंने और चारपाई पर पसर गई। दोपहर में खाना खाने के बाद मुझे नींद आ गई। शाम को अंकल बाहर से आए और मुझे बुलाकर कहा, रत्ना आज आई नहीं ट्रेनिंग सेंटर से, मैं कल सुबह उसे बुलवाता हूँ। कल से तुम्हारी क्लास चालू हो जाएगी। मैंने सिर हिला दिया और अपने कमरे में चली आई। अगले दिन सुबह, 1 मिनट केतकी, मुझे भूख लग गई है। तुम्हें भी लगी ही होगी, मैं बाहर से कुछ नाश्ता लेकर आता हूँ। तब तक तुम यहाँ अखबार देखो, प्रकाश ने कहा और नाश्ता लेने बाजार चला गया। क्या बिना स्वार्थ की प्रकाश जैसा उपकार कोई अन्य इंसान कर सकता था? मेरे जैसी लड़की को घर में सरल दे सकता था। कोई बिरला ही इंसान प्रकाश जैसा हो सकता है। मन ही मन केतकी सोच रही थी। प्रकाश ने बाजार से लौटने के बाद 2 कप चाय बनाई और फिर दोनों ने साथ साथ नाश्ता किया। नाश्ते के बाद प्रकाश ने कहा, हाँ तो केतकी आगे की बात बताओ। रत्ना क्या दूसरे दिन आ गई थी? डांस की क्लास उस दिन हो सकी? बताती हूँ प्रकाश बाबू। दूसरे दिन सुबह खाना खाने के बाद मदन गिरी ने मुझे फिर बुलाया और कहा, केतकी बिटिया, पता नहीं रत्ना आज भी आएगी या नहीं, मैं उसे खुद ले आता हूँ। एक काम करो, कपड़े बदल लो और तुम भी साथ चलो, ट्रेनिंग सेंटर दिखा लाता हूँ। कल को तुम्हें भी कथक सीखना ही है। मैं तैयार होकर आ गई और वो मुझे कार में साथ ले गए। कार मदन गिरी खुद चला रहे थे। प्रकाश ने केतकी के मुंह से अंकल की बजाय केवल मदन गिरी शब्द सुना तो चौंका, लेकिन कहा कुछ नहीं। केतकी का बोलना जारी था। एक पुरानी सी बस्ती में एक छोटी हवेली जैसे मकान के पास आकर कार रुकी। दरवाजे पर कॉल बेल बजाने पर एक मजबूत आदमी ने दरवाज़ा खोला। वो मदन गिरी को नमस्कार किया। हम लोग भीतर गए। ड्योढ़ी व 2 बरामदे के बाद दाएं बाएं व सामने की तरफ दरवाजे थे। दाएं तरफ वाली एक बड़े हॉल में हम पहुँचे। वहाँ 2 लड़कियों को डांस सिखाया जा रहा था। डांस सिखाने वाले आदमी के अलावा एक अन्य आदमी जाजम पर बिछे एक बड़े गद्दे पर बैठा हुआ था। हॉल के दरवाजे की दोनों तरफ 2 फूलों वाले गुलदस्ते सजे थे और हॉल मदमाती गंध से महक रहा था। मैंने चारों तरफ देखा। इस हॉल में कोई खिड़की नहीं थी। मदन गिरी ने गद्दे की एक कोने पर मुझे बैठने के लिए कहा। वह खुद भी बैठ गई। लड़कियों द्वारा किया जा रहा डांस मुझे कथक जैसा नहीं लगा। मैंने मदन गिरी से दबी आवाज़ में पूछा, अंकल, मैंने टीवी में कथक डांस देखा है। ये लड़कियां तो कुछ अलग ही तरह का डांस कर रही हैं। हाँ, अभी इन्हें कथक के पहले वाला नृत्य सिखा रहे हैं। 2 दिन बाद कथक सिखाया जाएगा, उन्होंने जवाब दिया और फिर उठकर उन 2 आदमियों में से एक से धीमी आवाज़ में कुछ कहा और जवाब में उसने भी कुछ कहा। वापस आकर मुझे मदन गिरी ने बताया कि रत्ना अभी कथक की क्लास में है और आधे घंटे बाद फ्री होगी। तब हम साथ आ सकेंगे। 5 मिनट गुजरे होंगे कि एक आदमी हॉल के दरवाजे पर आकर मदन गिरी को आवाज़ लगाकर बोला, आपको गुरुजी ने बुलाया है। वो उठकर जाने लगा तो मैं भी उठ खड़ी हुई, लेकिन उन्होंने कहा, बिटिया तुम यहीं बैठो, मैं कथक वाले गुरुजी से मिलकर 5 मिनट में आता हूँ। जाने के 10-12 मिनट बाद भी वो नहीं आए तो मैंने गद्दे पर बैठे आदमी से कहा, अंकल अभी तक आए नहीं, उन्हें बुलवाइए ना। उस आदमी ने धीरे से अपना सर हिलाया। डांस करने वाली लड़कियों को थोड़ा ब्रेक दिया गया था। वो जाजम पर ही बैठकर आपस में बतियाने लगी थी। तभी मदन गिरी वापस आए और मुझसे बोले, चलो केतकी, तुम्हें रत्ना से मिलवाता हूँ। मैं उठकर उनके साथ चल दी। वो हॉल के सामने वाले कमरे में ले गई। उस कमरे में ही दाईं ओर एक और दरवाज़ा था जिससे होकर एक पतली गली जैसा घुमावदार रास्ता निकल रहा था। हम लोग उस रास्ते पर चलने लगी। मुझे ये सब कुछ एक तिलिस्म जैसा लग रहा था, लेकिन मदन गिरी के कहे अनुसार चलती जा रही थी। करीब 20 कदम चलने के बाद हम एक दूसरे कमरे के पास पहुँचे। कमरे का दरवाज़ा खुला था। भीतर जाने पर देखा वो एक सुसज्जित कमरा था। यहाँ भी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी।
कमरे में एक बेशकीमती सोफ़ा, पलंग व सुंदर कसीरेदार कवचड़ी, एक बड़ी सेंटर टेबल के अलावा एक दीवार के पास 4 कुशन वाली कुर्सियां रखी थी। सेंटर टेबल पर बीचों बीच विलायती फूलों से सजा निहायती खूबसूरत कांच का एक गुलदस्ता रखा था। कमरे में एक और छोटा दरवाज़ा भी था। हम लोग 2 कुर्सियों पर बैठ गए। कमरे में और किसी को न देख मैंने उत्सुकता से मदनगिरी की ओर देखा। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए अपनी आँख की पलकों को झुकाया और वापस सामने देखने लगे। कुछ ही मिनट में कमरे का भीतरी दरवाज़ा खुला और एक रोबीले चेहरे वाली प्रौढ़ औरत निकलकर सामने कमरे में आई। मदनगिरी ने उसे देख खड़े होकर नमस्कार किया तो मैंने भी खड़े होकर नमस्कार किया। उस औरत ने जवाब में अपने चेहरे पर हल्की सी जुम्बिश दी। इस बार तो बहुत दिनों बाद तशरीफ़ लाए मदन जी। जी जौहराबाई, अभी समय ठीक नहीं चल रहा है। फिर मेरी तरफ इशारा करते हुए बोली, मैंने जिस नई शिष्या के लिए कहा था वो ये है केतकी, इसे रत्ना से मिलवा दीजिए। ओह, अभी बुलाती हूँ। ये कहकर जौहराबाई ने ज़ोर से ताली बजाई। एक आदमी उसी भीतरी दरवाजे से आया। जौहराबाई ने उसे रत्ना को लाने के लिए कहा। उससे झुकाकर चला गया। मुझे मामला कुछ पेचीदा और गड़बड़ लगने लगा था। अज्ञात भय ने मेरे दिमाग को जकड़ लिया था। मुझे मदनगिरी के साथ यहाँ आने का पछतावा हो रहा था, असमंजस था, लेकिन कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थी। वो आदमी एक सुंदर सांवली लड़की को साथ लेकर उसी दरवाजे से वापस आया। वो लड़की मात्र एक ब्लाउज़ और लहंगे में थी। जौहराबाई ने मदनगिरी को पास बुलाकर रुपयों की एक गड्डी दी, जिसे उसने अपनी जेब में रख लिया। ये देख मेरी समझ में आ गया कि मदनगिरी इस औरत का दलाल है और उसने मुझे इसके हाथ बेच दिया है। मैं भय के मारे सिहर उठी और बिना विचारे दरवाजे की ओर भागी। दरवाजे से बाहर निकलकर 5-7 कदम ही पहुंची थी कि उस लड़की के साथ आए आदमी ने पीछे आकर मुझे पकड़ लिया और वापस कमरे में ले आया। मैं मदनगिरी की ओर देखकर बिफर पड़ी। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया तूने। तो मुझे बिटिया कहता था साले दलाल। प्रतिक्रिया में मदनगिरी ने तो कुछ भी नहीं कहा। बेशर्मी की तरह मुझे देखकर केवल हंसता रहा। लेकिन जौहराबाई ने मुझे बाल पकड़कर अपनी ओर खींचा और थप्पड़ मारकर बोली, बहुत जबान चलती है रे तेरी, देखना कैसे ठीक करती हूँ तुझे। मुझे ताज्जुब है केतकी, बहुत देर बाद तुम्हें इस खतरे का एहसास हुआ। प्रकाश ये सब सुनकर दुखी था। मदनगिरी तो एक अनजान आदमी था। मैंने रोहित पर विश्वास किया। वहीं से मेरी बर्बादी की कहानी की शुरुआत हो गई थी। प्रकाश बाबू, केतकी, बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। अब आगे कुछ सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में। प्रकाश जी, पहली बार आप अपने दिल का गुब्बार निकालने का मौका मिला है। प्लीज़ मुझे बोलने दें। बोलो केतकी, बोलो, सुनूंगा मैं तुम्हारी पूरी कहानी। थैंक यू प्रकाश जी। उसके बाद मदनगिरी मेरी तरफ बेशर्मी से देखते हुए जौहराबाई को नमस्कार कर लौट गया। जौहराबाई फिर मुझसे बोली, देख छोरी, तू सीधी सीधी रहेगी तो सुख पाएगी, वरना मैं क्या कर सकती हूँ। इस रत्ना से पूछ लेना। तू मिलना चाहती थी ना रत्ना से, मैं तुझे इसके पास वाला कमरा दे रही हूँ। खूब बातें करना इससे। और हाँ, तेरी शादी हो गई है या अभी तक? पाक साफ है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जौहरा ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और अपने आदमी से बोली, कलुआ, इसको ले जा रत्ना के पास वाले कमरे में और अपने तरीके से इसका मुंह खुलवा। मैं उसकी बात सुनकर बहुत डर गई। बोली, नहीं हुई मेरी शादी। मेरा जवाब सुनकर वो खिल उठी। तबीयत खुश कर दी मेरी जान तूने तो। फिर कलुआ से बोली, परसों आनंदी लाल जी का फ़ोन आया था ना, तो आज ही उनको फ़ोन करके बोल देना मुझसे आकर मिले। आज वही तो इस नई छोरी की नथ उतारेंगी। मैं उनकी नथ उतारने वाली बात का मतलब तो नहीं समझ सकी, पर अपने ऊपर आने वाले संकट की आहट मुझे ज़रूर मिल गई थी। जौहराबाई के हुक्म से कलुआ मुझे रत्ना के साथ भीतर चौकी में ले गया, जिसमें चारों तरफ कमरे थे और बीच में एक पेड़ था। मैं चौकन्नी तो थी ही। मैंने सरसरी तौर पर गिना। कुल 14 कमरे थे। एक कमरे के दरवाजे के पास खड़ी
आपस में ठिठोली कर रही 4 लड़कियों ने मुझे देखकर आपस में कुछ बात की और हंस पड़ी। फिर मेरी तरफ देखकर एक लड़की ज़ोर से बोली, आजा मेरी नई बुलबुल, गुमसुम क्यों है यार? 2-4 दिन में तू ही हमारी तरह हो मस्ती करेगी। रत्ना के लिए शायद ये सब एक सामान्य सी बात थी। वो मुस्कुरा दी, लेकिन मुझे उसकी ढीठ हरकतें देखकर घृणा हो आई थी। सामने देखती चुपचाप चलती रही। सामने की लाइन में बाईं ओर से देखा, कमरा रत्ना का था और उसके पास वाला तीसरा कमरा कलुआ ने मेरे लिए खोला था। तो इस तरह मिल गया मुझे कोठे में मेरा नया आशियाना। मेरा सबसे पहला परिचय रत्ना से हुआ था और साथ ही उसका कमरा मेरे पड़ोस में था, इसलिए उससे मेरी अच्छी पटने लगी। पुरानी लड़कियों में से एक चंदा, जिस पर सबसे ज़्यादा कमाई होने के कारण जौहरा बाई विशेष मेहरबान थी और रत्ना की अच्छी दोस्त भी थी। मेरे उस कोठे में पहुंचने के 4-5 दिन बाद रत्ना ने मुझे बताया कि मेरी पहली रात के ग्राहक आनंदी लाल से जौहरा बाई ने 10,000 रुपये लिए थे। उसने मुझे ये भी बताया कि जौहरा बाई कोठे की सभी लड़कियों को हर माह कुछ हाथ खर्च भी देती हैं। मेरा और रत्ना के अलावा उस कोठे में जौहरा बाई के लिए टकसाल बनी 8 बदनसीब लड़कियां और थीं और मैं रत्ना 2 ही लड़कियां ऐसी थीं जिन्हें वो भड़वा मदनगिरी वहाँ लाया था और हम दोनों ही कोठे से छुटकारा चाहती थी। अन्य सभी लड़कियां वहाँ के माहौल में रवा हो चुकी थी और इसीलिए उनकी आपस में बनती भी थी। लगभग 1 साल हो गया था मुझे उस नर्क में रहते हुए, जब एक दिन मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की थी लेकिन पकड़ी गई और फिर बेरहमी से मुझे पीटा गया। पीटकर मुझे इस बात की खुशी थी कि 1 सप्ताह तक, जब तक मेरी हालत ठीक नहीं हुई, मैं दरिंदगी से बची हुई थी। प्रकाश जी, वैसे तो हर रात मेरे लिए जहन्नुम की रात होती थी, पर एक रात ऐसी आई जब मुझे अपने पैदा होने का भी बेहद अफसोस हुआ। 1 मिनट के लिए रुक कर केतकी ने गहरी सांस ली। प्रकाश की निगाहें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। केतकी ने फिर कहना प्रारंभ किया, मैं उस रात अपने कमरे में सोई उन्नीदी हालत में थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। मैंने बेमन से दरवाज़ा खोला। रत्ना खड़ी थी। उसने कहा, यार, एक खड़ूस ग्राहक से अभी निपटती हूँ और एक और आ गया है। मुझमें अब हिम्मत नहीं बची है यार। क्या तुम मेरी खातिर उससे निपट लेगी प्लीज़? कहाँ है वो? मेरे कमरे में बैठा है, लेकिन वो तो एल्बम में तुझे पसंद करके आया होगा। फिर मैंने पूछा था उससे, बोला कि कोई भी चलेगी। चल भेज दे उसे। जौहरा भेज दी तो उसे मना कर सकती थी क्या? फिर तुझे थैंक यू डियर कह के रत्ना चली गई। मैं मुंह फेर कर पलंग पर बैठ गई। रत्ना के भेजे आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाकर पलटी। एक दूसरे को देखते ही हम दोनों बुरी तरह से चौंक पड़े। प्रकाश बाबू, वो आदमी कोई और नहीं, मेरा भाई नीतीश था। हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला, तुम? 1 सेकंड भी रुके बिना हम हाथों में अपना मुंह छिपाकर कमरे से बाहर निकल गए। काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई थी मेरी। मैं औंधे मुंह बिस्तर पर लुढ़क गई। मुझे तो भाग्य कोठे पर ले आया था, लेकिन पापा ने नीतीश भैया को शिक्षा क्या कोठे पर आने के लिए दिलाई थी। पापा की तरह ही भैया भी मेरी आगे की पढ़ाई के विरुद्ध था और यही कारण था कि उसने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया। कहता था ज़्यादा पढ़ के केतकी बिगड़ जाएगी। उच्च शिक्षा लेकर क्या वो इस तरह से घर का नाम रोशन कर रहा है? मेरा मन उसके प्रति विष तृष्णा से भर गया। मुझे पहली बार लगा कि मेरा भाई तो मुझसे भी गया गुजरा है। बस एक आस जरूर पैदा हुई मन में कि भैया से जब मुझे यहाँ देख लिया है तो किसी न किसी तरह मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश ज़रूर करेगा। 1 सप्ताह निकला, पखवाड़ा निकला और महीना भी निकल गया, लेकिन किसी ने मुझे उस नर्क से नहीं निकाला। 2 ही कारण हो सकते थे इसके। एक तो ये कि कोठे पर खुद की जाने की बात शर्म के मारे नीतीश कह ही नहीं सका हो, और दूसरा ये कि उसने कहा हो तो भी मेरे प्रति उपजी घृणा और समाज के डर से मेरे माता पिता ने मृत के समान मानकर मुझे भुला देना ही उचित समझा हो। जो भी कारण रहा हो,
कोठे का जीवन मेरा भविष्य बन रहा था और उस भविष्य को मेरा मन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैं जौहरा बाई को खुश करने लगी ताकि उनका मुझ पर विश्वास बना रहे। कल रात जब आपने मुझे सड़क पर कोठे की उस बदमाश से बचाया था, उसके 1 घंटे पहले मुझे रत्ना से पता चला कि जौहरा बाई एक लड़की को लेकर कहीं गई हैं और कोठे के 2 रखवालों में से एक रफ़ीक साहब की बोतलें खरीदने गया हुआ था। मैंने और रत्ना ने कुछ देर तक सोचने के बाद अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और अपने अपने पास अब तक इकट्ठे किए रुपए हाथ में लेकर दबे पांव वहाँ के मुख्य दरवाजे के पास आई। पहरेदार और दूसरा रखवाला कलुआ हाथ के पास बैठे गांजा पीसते हुए बातों में मशगूल थे। हम सावधानी से उन दोनों की नज़रों से बचते हुए हवेली से बाहर निकल आई। थोड़ी दूर ही जा सकी थी कि तभी रफ़ीक की नज़र हम पर पड़ गई। वो शराब की बोतलों से भरा थैला पास की एक दुकान पर रख कर हमारे पीछे दौड़ा। रत्ना उसके हाथ लग गई और वो उसको साथ लेकर कोठे की तरफ गया और शायद उसी से खबर मिलने पर कलुआ मेरे पीछे लग गया और उसके बाद आप मुझे मिल गए। आपके कारण मैं तो सुरक्षित बच गई, लेकिन बदनसीब रत्ना बेचारी का पता नहीं क्या हाल हुआ होगा। आपने पूछा था कि मुझे भाई शब्द से नफरत क्यों है, तो वो तो आप अब तक समझ ही गए होंगे और उसके साथ ही पिता और दोस्त जैसे शब्दों का यूँ कहिए कि संबोधनों से मेरी नफरत की वजह भी आप जान गए होंगे। केतकी ने एक दर्द भरी सांस लेकर अपनी कहानी का समापन किया। प्रकाश केतकी की कहानी तो सुन ही रहा था। उसका मस्तिष्क केतकी के भावी जीवन के विषय में भी तीव्र गति से चलायमान था। केतकी की कहानी पूरी होने के बाद वो बोला, बहुत दर्द भरी कहानी है तुम्हारी केतकी। अब तुमने अपने अगले जीवन के बारे में क्या सोचा है? सोचने का समय ही कहाँ मिला है। वैसे भी कटी पतंग अपना भविष्य स्वयं तो निर्धारित कर ही नहीं सकती ना प्रकाश बाबू। चलो अब कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। तुम थक गई होगी अपनी कहानी कहते कहते और भूख भी लगी होगी। हम दोनों ने नाश्ता भी तो नहीं किया है। प्रकाश बाबू, अगर मेरे हाथ का बना खाना खाने में आपको एतराज़ ना हो तो मैं बना देती हूँ। बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैं। घर पर रहती थी तो ये काम तो अपनी मम्मी से अच्छे से सीख लिया था मैंने। केतकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सोच रहा था बाज़ार से ऑर्डर करके कुछ मंगवा लूँ, पर तुमने जब ऐतराज़ वाली बात कह दी है तो अब मैं चाहूँगा कि खाना तुम ही बनाओ। मैं तुम्हें किचन की सारी व्यवस्था बता देता हूँ। प्रकाश ने केतकी को किचन में ले जाकर सभी सामान व फ्रिज में रखी सब्जियां वगैरह बता दी और केतकी हाथ धोकर खाना बनाने में लग गई। केतकी खाना बना रही थी, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह स्थिर नहीं था। पिछले समय की विभीषिका और आने वाले समय से संबंधित आशंकाएं उसके मन में उद्वेलित कर रही थी। इन सब के मध्य रोहित का विश्वासघात उसके हृदय को बारंबार झकझोर देता था। कहाँ उसके द्वारा फरिश्ता कहकर बतलाया गया नराधम मदन गिरी और कहाँ ये सचमुच का फरिश्ता प्रकाश। जैसे ही उसके मस्तिष्क में प्रकाश का चेहरा उभरता, एक शीतल एहसास उसके जलते तन मन में प्राणवायु का संचार कर देता था। ड्राइंग रूम में बैठे प्रकाश ने केतकी के भविष्य के लिए एक रूपरेखा अपने मन में तैयार कर ली थी। केतकी द्वारा खाना तैयार हो जाने की सूचना मिलने पर उसकी मदद से प्रकाश ने डाइनिंग स्पेस में तैयार भोजन व प्लेट्स आदि टेबल पर लगा दिए। खाने के 2-3 ग्रास उदरस्थ होने के तुरंत बाद प्रकाश ने कहा, इतना स्वादिष्ट भोजन या तो मेरी पत्नी बनाती है या फिर तुमने बनाया है केतकी। आप मुझे लज्जित कर रहे हैं। कहाँ वो देवी और कहाँ मैं पतिता। इतना बढ़ा चढ़ा कर ना कहें प्रकाश जी कि मैं शर्म के मारे ज़मीन में ही गिर जाऊं। नहीं केतकी, मैं सत्य कह रहा हूँ। मुझे ये तो बताओ कि इतनी सुंदर भाषा तुम कैसे बोल लेती हो। माँ सरस्वती की कृपा से मेरी हिंदी शुरू से ही अच्छी रही है। लजाती हुई केतकी बोली। प्रकाश उसके चेहरे पर आए लज्जा भाव को देख चकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी सौम्यता और लज्जनशीलता एक ऐसी युवती के चेहरे पर भी हो सकती है जो हाल ही वेश्या का जीवन जी चुकी है। वेश्या शब्द का अर्थ कितना घिनौना है, जबकि वेश्या के रूप में जीवन यापन करने वाली स्त्रियों में से कितनी ही मासूम अबलाएं केतकी की तरह ही व्यवस्था के साथ जी रही होंगी।
इस विचार के साथ ही प्रकाश का मन आर्द्र हो गया। खाना खा लेने के बाद प्रकाश ने कहा, केतकी तुम अब अपने कमरे में आराम करो, मैं भी एक आध घंटे के लिए आराम करूँगा। जी कहकर केतकी अपने कमरे में चली गई। शाम को प्रकाश अपने बेडरूम से बाहर आया तो देखा केतकी बरामदे में बैठी पूरे मनोयोग से लान को निहार रही थी। प्रकाश के कदमों की आहट भी केतकी की तन्मयता को भंग नहीं कर सकी थी। किन विचारों में खो रही हो केतकी? प्रकाश ने उसके करीब पहुंचने की कुछ क्षणों के बाद पूछा। अरे प्रकाश बाबू, क्षमा करें, आप खड़े हैं, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, तुम बहुत विचार मग्न थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो बस यूं ही, केतकी ने कहा और मुस्कुरा दी। प्रकाश कुर्सी पर बैठ गया और बोला, केतकी मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोच विचार करके कुछ निश्चय किया है। केतकी ने प्रश्नवाचक निगाहों से उसकी तरफ देखा। मुझे एक ही जगह तुम्हारे लिए अच्छी और सुरक्षित दिखाई दे रही है केतकी, और वो है महिला आश्रम। अगर तुम सहमत हो तो मैं आज ही समाज कल्याण अधिकारी से बात करता हूँ। मेरे बड़े भाई के मित्र होने के नाते उनसे थोड़ा परिचय भी है। मेरी सहमति का क्या बात हुई प्रकाश जी? मेरा और कोई ठिकाना है ही कहाँ, और फिर मेरे लिए आपसे अधिक बेहतर और कौन सोचेगा। फिर 1-2 वर्ष बाद तुम्हारी शादी के लिए भी प्रयास करेंगे। मेरी शादी? मुझसे शादी कौन करेगा? क्यों मेरा उपहास कर रहे हैं प्रकाश बाबू? मेरा अतीत हर जगह मेरा पीछा नहीं करेगा, और फिर अब मैं शादी करके क्या करूँगी? कैसे न्याय कर सकूँगी उसके साथ और अपने साथ भी? तुम बहुत अच्छी लड़की हो केतकी, अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर मत होने दो। और हाँ, तुम अगर साथ चलो तो 2-1 रेडीमेड ड्रेसेस खरीद लें तुम्हारे लिए। विषय बदलकर प्रकाश ने कहा, इन कपड़ों में आपके साथ बाहर कैसे जा सकूंगी? मैं अपनी नापें और पैसा दे देती हूँ, आप ही ले आए ना प्लीज़। ठीक है, मैं ही ले आता हूँ, तुम नाप दे दो। पैसे की चिंता मत करो, मेरे पास है। मैं अपने इकट्ठे किए हुए पैसे साथ लेकर आई हूँ। पैसे तो मुझसे लेने ही होंगे आपको, वैसे भी आपने क्या कुछ नहीं किया है मेरे लिए। ठीक है, प्रकाश ने हंसते हुए कहा। प्रकाश घर से निकलकर रविवार होने के कारण सीधा समाज कल्याण अधिकारी श्री जगन मेहता के घर पहुंच गया। श्री मेहता घर पर ही थी। उन्होंने देखते ही प्रकाश का स्वागत किया। आओ प्रकाश, आज कैसे रास्ता भूल गए? बस भाई साहब, कुछ काम आन पड़ा था, सो कष्ट देने चला आया। प्रकाश ने मुस्कुराकर प्रत्युत्तर दिया। आओ भीतर आओ। प्रकाश को सोफे पर बैठने के बाद मेहता जी ने पूछा, पहले ये बताओ कि चाय कॉफ़ी लोगे या कुछ ठंडा? भाई साहब, फिर कभी, थोड़ा जल्दी में हूँ, आज क्षमा चाहूँगा। मेहता जी ने अधिक आग्रह नहीं किया, बोले, हाँ तो बताओ, मुझसे क्या मदद चाहते हो? प्रकाश ने बिना वक्त गंवाए केतकी से संबंधित आवश्यक बातें संक्षेप में बताकर कहा, तो भाई साहब, केतकी का और कोई आश्रय ठिकाना नहीं है। यदि महिला आश्रम में जगह मिल जाए तो उस बेचारी पर आपका बहुत उपकार होगा। मेहता जी ने तुरंत महिला आश्रम के मैनेजर को फ़ोन लगाया। उनके फ़ोन पर हो रही बात सुनकर प्रकाश के चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएं उभर रही थी। तुम्हारा काम हो गया प्रकाश, केतकी का भाग्य अच्छा है, एक जगह खाली मिल जाएगी उनके वहाँ। आप कहते हैं तो मान लेता हूँ भाई साहब कि एक बदनसीब का भी भाग्य अच्छा हो सकता है। फीकी मुस्कान के साथ प्रकाश ने कहा, सही कह रहा हूँ प्रकाश, मैनेजर ने बताया था कि रिनोवेशन के चलते 4 औरतों को कल वहाँ से किसी अन्य जगह शिफ्ट किया जाना है। केतकी के खातिर वो 4 के बजाय 5 औरतों को शिफ्ट कर देंगे। हाँ, केतकी को वहाँ अपना आचरण ठीक रखना होगा। जहाँ तक मैं केतकी को समझ सका हूँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। केतकी का भाग्य इस मायने में अच्छा है कि आपकी मेहरबानी से काम हो रहा है। मेहरबानी काहे की, सरकार से हमें वेतन ही इसी बात का मिलता है कि हम ज़रूरतमंद लोगों का काम कर सकें। तो कल ले जाऊँ केतकी को वहाँ? इन एनी केस प्रकाश, मेहता जी ने जवाब दिया। प्रकाश मेहता जी को धन्यवाद देकर रेडीमेड स्टोर पर गया। वो केतकी के नाप के 2 सलवार सूट, एक आसमानी और एक हल्के गुलाबी रंग का खरीद कर घर आ गया। बचे हुए पैसे केतकी को लौटाकर वो बोला,
एक बार एक सूट पहनकर फिटिंग चेक कर लो, दोनों एक ही नाप के हैं। जी कहकर केतकी अपने कमरे में गई और आसमानी सूट पहनकर बाहर आई। प्रकाश ने उसे सूट में देखा तो अवाक रह गया। सूट केतकी को बहुत सूट कर रहा था। उसकी सराहन युक्त नजरें भाप कर केतकी ने उत्साहपूर्वक कहा, फिटिंग भी एकदम सही है प्रकाश बाबू, थैंक यू सो मच। प्रकाश मुस्कुरा दिया, बोला, केतकी बधाई, हम कल महिला आश्रम जा रहे हैं। ओह, काम हो गया प्रकाश जी? हाँ, समाज कल्याण अधिकारी जी के प्रयास से काम हो गया। सोमवार को प्रकाश के ऑफिस की छुट्टी थी। वो केतकी को साथ ले स्थानीय महिला आश्रम के कार्यालय के लिए निकलकर रास्ते में केतकी ने स्कूटर रुकवाकर अपने साथ लाया एक पैकेट सड़क के किनारे रखी कचरा पेटी में फेंका और वापस स्कूटर पर बैठ गई। ये क्या फेंका तुमने केतकी? प्रकाश ने पूछा। मेरी पिछली पापी जीवन की निशानी, मेरी वहाँ की ड्रेस, केतकी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। फार्म भरने की फॉर्मेलिटी के बाद वहाँ के मैनेजर ने भी केतकी के पूर्व जीवन को देखते हुए इस बात का आश्वासन चाहा कि केतकी अपना आचरण स्वयं आश्रम में अच्छा रखेगी। प्रकाश के द्वारा इस बात का लिखित में प्रमाणीकरण दिए जाने के बाद केतकी को महिला आश्रम में प्रवेश दिया जाकर एक कमरा दे दिया गया। मैनेजर को धन्यवाद देकर प्रकाश जब महिला आश्रम के गेट की तरफ बढ़ा तो उसने देखा केतकी भी पीछे पीछे चली आ रही है। जैसे ही वो रुका, केतकी ने डबडबाए नेत्रों से उसकी ओर देखा और झुककर उसके पाँव के निकट की एक चुटकी धूल लेकर अपने माथे पर चढ़ाई। अरे ऐसा मत करो केतकी, भगवान को शायद किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने देख लिया है। आप मेरे लिए साक्षात भगवान हैं प्रकाश बाबू। केतकी के जीवन की दर्द भरी कहानी के कारण प्रकाश दुखी तो था ही, किंतु आज उसकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े। नहीं केतकी, मैंने तो एक छोटा सा मानव धर्म निभाया है, भगवान कहकर मुझे लज्जित मत करो। अब जाओ अपने कमरे में और बेफिक्र होकर आराम करो। पाँव जम रहे थे केतकी के, पर उसे लौटना था। एक तीव्र आस भक्ति भाव ने उसके हृदय को जकड़ लिया था। ये किस तरह की आसक्ति है? क्यों मेरा दिल खिंचा चला जा रहा है प्रकाश जी के साथ? क्या ये प्यार है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो सोचना भी पाप है। प्रकाश जी सिर्फ मेरे रहनुमा हैं, मेरे मुक्तिदाता हैं, इसके सिवा और कुछ नहीं। हृदय में उमड़ रहे पीड़ा के ज्वार को बमुश्किल थाम कर वो कातक स्वर में बोली, अपनी पत्नी को इस अभागिन का प्रणाम जरूर कहना प्रकाश जी। अधिकार तो नहीं है, पर एक याचना अवश्य करूँगी। क्या कभी कभार यहाँ आकर आप मेरी सुध ले सकेंगे? आश्वासन की मुद्रा में सिर हिलाकर बोझिल कदम लिए प्रकाश आश्रम के बाहर आया। केतकी की दास्तां ने प्रकाश को बहुत विचलित कर दिया था। एक ही विचार उसके मस्तिष्क को बारंबार कुरेद रहा था कि कैसे दुर्भाग्य एक अच्छे भले इंसान की ज़िंदगी को नर्क बना देता है। सुबह उसे पत्नी को लेने रेलवे स्टेशन जाना था, अतः वो जल्दी ही बिस्तर पर चला गया, किंतु प्रयास करने के बाद भी देर रात तक उसे नींद नहीं आई। प्रातः उठा तो घड़ी देखकर वो हड़बड़ा गया। ओह, 8 बज गए। दिव्या की ट्रेन 8:45 पर स्टेशन पर आ जाएगी, मुझे जल्दी ही पहुंचना होगा। वो बड़बड़ाया और उस रूम में घुस गया। प्रकाश दिव्या को रिसीव करने रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वो स्टेशन के बाहर टैक्सी वाले से बात करती दिखाई दी। दिव्या उसकी देर से आने के कारण कुछ नाराज़ थी, किंतु उसे देखकर बरबर सी मुस्कुरा दी। घर आते समय दिव्या ने नोटिस किया प्रकाश कुछ खामोश खामोश सा है। दिव्या ने इसकी मन स्थिति भाप कर पूछा, प्रकाश तुम इतनी अनमने क्यों नजर आ रहे हो? मुझे लेने आने में भी इतनी देर कर दी। कुछ भी तो नहीं दिव्या, आज सुबह उठने में कुछ देर हो गई थी, प्रकाश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो सोच रहा था कि शाम को ऑफिस से आने के बाद तसल्ली से दिव्या को केतकी के बारे में बताएगा। घर पहुंचने के बाद फ्रेश होकर दिव्या ने फुर्ती से खाना तैयार किया और दोनों ने साथ में ही खाना खाने बैठे। खाना खाकर प्रकाश ऑफिस के लिए दरवाजे से बाहर निकला तो दिव्या ने कहा, प्रकाश आज तो रोजाना की खास बात ही भूल गई। प्रकाश ने चौंक कर देखा।
दिव्या के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। वो दिव्या का आशय समझकर वापस लौटा और उसके होठों पर चुंबन अंकित कर मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को जब वो ऑफिस से लौटा तो दिव्या ने अपना मुंह फुला कर रखा हुआ था। प्रकाश ने उससे गुस्से का सबब पूछा तो वो जवाब दिए बिना बेडरूम में चली गई। वो जूते खोल कर भीतर गया और उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, क्या बात है दिव्या, किस बात से नाराज़ हो? मेरी एब्सेंस में कोई औरत आई थी घर में? दिव्या ने सीधे प्रहार किया। तुम्हें कैसे पता चला? प्रकाश ने हंसते हुए दिव्या के प्रश्न का जवाब प्रश्न से ही दिया। ओह, तो तुम्हें इस पर भी कोई शर्म भी नहीं है कि मुझे पता चल गया? दिव्या ने क्रोध मिश्रित आश्चर्य से उसकी ओर देखकर कहा। पलंग पर उसके निकट बैठते हुए प्रकाश गंभीर स्वर में बोला, दिव्या, तुम्हें बुरा तो लगेगा, किंतु सोचता हूँ जब तुम्हें पता लग ही गया है तो बता देना ही ठीक होगा। दिव्या उसकी बात सुन मौन रही। वो अंदर ही अंदर डूबी जा रही थी। मैं सुबह जल्दी में होने के कारण तुम्हें कुछ बता नहीं पाया था। सोचा था कि शाम को ये बात बताऊंगा। तुमने मुझसे मेरी कैफियत पूछी पर मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि तुम्हें पता कैसे चला। प्रकाश अभी भी गंभीर था। मैं किसी काम में गेस्ट रूम में गई थी तो मुझे बिस्तर में तकिए पर एक लंबा बाल दिखाई दिया था। दिव्या ने लगभग रुआसे स्वर में जवाब दिया। उसका नाम केतकी है। बहुत अच्छी लड़की है। होगी मेरी बला से। आगे बोलो। कुछ प्रकृतिस्थ होकर दिव्या ने कहा। वो मन ही मन आगे आने वाली स्थिति के लिए स्वयं को तैयार कर रही थी। शनिवार की रात मैं मूवी देखकर लौट रहा था तो वो सड़क पर बेतहासा दौड़ती हुई मुझे दिखाई दी थी। एक बदमाश उसका पीछा कर रहा था। प्रकाश ने कहना जारी रखा। और तुमने उस बदमाश को शायद हीरो की तरह उछल उछल कर खूब मारा होगा, यही ना? अब आगे बताओ। जाहिर है कि तुम मुझसे नाराज़ हो तो चाय तो पियोगी नहीं, लेकिन मुझे तो चाय की ज़बरदस्त तलब लग रही है। तुम्हें तो पता है कि मुझे ऑफिस से आते ही चाय चाहिए। अगर चाय तुम नहीं बनाओगी तो मुझे किचन में जाना पड़ेगा। बुला लाओ अपनी केतकी को चाय बनाने के लिए, जहाँ भी हो वो। दिव्या ने रूखेपन से जवाब में कहा। प्रकाश ने उठने का उपक्रम किया तो वो झल्लाकर उठी और चाय बनाने किचन की ओर बढ़ चली। दिव्या जब किचन से लौटकर आई तो उसके हाथ में पकड़ी ट्रे में केवल एक कप था। एक कोने में रखी टेबल को प्रकाश के पास लाकर उसने चाय का कप टेबल पर रख दिया और पलंग पर बैठ गई। हमेशा के विपरीत दिव्या आज केवल एक कप चाय बनाकर लाई थी। तुम्हारी चाय कहाँ है? प्रकाश ने पूछा। मेरी इच्छा नहीं है। हा 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 हा, प्रकाश ने ठहाका लगाया और बोला, चाय तो मैं भी तभी पीऊँगा जब तुम भी साथ दोगी। मैंने कहा ना, मुझे चाय नहीं पीनी है, रूखे स्वर में दिव्या ने कहा। प्रकाश खिसक कर दिव्या के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, दिव्या, वो लड़की कोठे से भाग कर आई मुसीबत की मारी एक वेश्या है। अपने कंधे से प्रकाश का हाथ झटक कर दिव्या ने अपनी भौहें चढ़ाकर व्यंग किया। ओह, तब तो आपने बहुत पुण्य का काम किया है। अब मुझे तलाक देकर उसकी मांग में सिंदूर भी भर दो। बहुत बड़े समाज सेवी भी कहलाओगी। अरे मेरी रानी, बिगड़ो मत। किसी लड़की की मदद क्या इसी उद्देश्य से की जाती है? गुस्सा थूक दो और मेरी बात शांति से सुनो। पति के इस कथन के बावजूद दिव्या के मन का संदेह मिट नहीं सका। फिर भी उसने जिज्ञासा भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखा। प्रकाश ने केतकी से जुड़ी सारी बात संक्षेप में किंतु सिलसिलेवार दिव्या को बताई। 10-12 मिनट लग गई प्रकाश को सारी बात कहने में। सामने की खिड़की से बाहर उसकी दृष्टि गई। सांझ होने जा रही थी। अपनी बात को प्रतिक्रिया जानने के लिए उसने दिव्या की ओर नज़र घुमाई। अब तक खामोशी से सुन रही दिव्या बोली, मुझे माफ़ करो, मैंने तुम्हें गलत समझा। लेकिन प्रकाश, तुम पहली बार में ही मुझे स्पष्ट बात बता सकते थे। जब मैंने अपना शक जाहिर किया था तुम घुमा फिरा कर बात क्यों करते रहे? तुम्हारे मज़े कैसे लेता फिर? ठहाका लगाकर प्रकाश ने जवाब दिया। तुम बहुत खराब हो। तुम्हारी इस मजाक ने मेरी तो जान ही सांसत में डाल दी थी। मुझ पर पूरा भरोसा होता तो तुम यूँ विचलित नहीं होती दिव्या। ऐसे तो कभी कोई कुछ भी कह देगा मेरे बारे में और तुम विश्वास कर लोगी। अपनी आंखें दिव्या की आंखों में डालकर प्रकाश ने कहा।
नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुस्कुराकर दिव्या ने जवाब दिया। प्रकाश अपनी जगह से उठा और दिव्या का हाथ पकड़कर उसे बरामदे की ओर ले गया। कहाँ ले जा रहे हो प्रकाश? विस्मयपूर्वक दिव्या ने पूछा। प्रकाश मौन रहा। बरामदे की दोनों सीढ़ियाँ उतरकर वो उसे लॉन में ले आया। ओह, ये नया खिला हुआ गुलाब, ये तो मैंने दोपहर में देख लिया था, दिव्या ने हंसते हुए कहा। नहीं दिव्या, उधर पश्चिम में देखो, अस्तांचल में अस्त हो रहे सूर्य को देख रही हो? प्रकाश ने पूछा। दिव्या ने प्रकाश की ओर दृष्टि डाली। उसकी आंखों में पुनः विस्मय था। वो अभी अस्त हो जाएगा, कल फिर वो उदय होगा या नहीं? प्रकाश ने पूछा। कैसा सवाल है, क्यों उदय नहीं होगा? अवश्य होगा। जितना तुम इस बात पर यकीन करती हो दिव्या, उतना ही यकीन इस बात का कर सकती हो कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं। दिव्या ने अस्निग्ध दृष्टि प्रकाश पर डाली। उसकी आंखें भर आई। उसे अपनी अपरिपक्व सोच पर आक्रोश आ गया। कुछ क्षणों के लिए दोनों अस्त होते सूर्य की छटा को निहारते रहे। जैसे ही सूर्य विलोपित हुआ, दोनों भीतर लौटे। प्रकाश बरामदे में दीवार पर लगे दर्पण के पास जा खड़ा हुआ और दिव्या को अपने पास बुलाया। अब दिव्या और प्रकाश दोनों दर्पण में कभी स्वयं को तो कभी एक दूसरे को देख रहे थे। दिव्या इस बार भी नहीं जान सकी कि प्रकाश क्या कहने वाला है। दिव्या, जानती हो तुम कितनी सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो। अगर तुम सुंदर नहीं भी होती तो भी मेरी नज़रें किसी दूसरी औरत की ओर नहीं उठती। दिव्या ने पलटकर प्रकाश के गले में बाँह डाल दी और अनन्य भरे स्वर में बोली, मैं इस सच्चाई को अच्छी तरह से जान गई हूँ। मुझे और अधिक विश्वास दिलाने की आवश्यकता कतई नहीं है। मेरे अपराध के लिए मुझे कब तक लज्जित करोगे प्रकाश? बाहों में भरकर प्रकाश ने उसको होंठों पर प्यार का चिन्ह अंकित कर दिया। दिव्या एक बेल की तरह बेसाख्त उससे लिपट गई। दो बूंद उसकी आंखों से निकलकर प्रकाश के सीने पर आ गिरी। लगभग एक पखवाड़े बाद, जब प्रकाश व दिव्या डिनर के बाद टीवी देख रहे थे, महिला आश्रम का रिनोवेशन कार्य समाप्त होने व वहाँ से अन्य अस्थायी आवास में भेजी गई महिलाओं को पुनः महिला आश्रम में लाने से संबंधित समाचार आ रहा था। इस समाचार के साथ ही प्रकाश को केतकी का ध्यान हो आया। उसने दिव्या से कहा, दिव्या, सोचता हूँ एक बार केतकी को मिल आया जाए। तुम भी साथ चलोगी तो उसे बहुत खुशी होगी। तुम कहते हो तो चलूँगी, पर क्या मेरा वहाँ चलना उचित होगा? इसमें बुरा भी क्या है? नहीं चलना चाहूँ तो और बात है। ठीक है, जब जाना हो बता देना, चले जाएंगे। इस संडे की शाम चलते हैं। रविवार की शाम दोनों महिला आश्रम पहुँचे। मैनेजर ने दोनों को अतिथि गृह में बैठाकर केतकी को बुलवाया। केतकी डरते डरते आई कि पता नहीं कौन उससे मिलने आया है। प्रकाश को देखा तो उसका मन खिल उठा। उसके मन में एक धुंधली सी आस थी कि प्रकाश आएगा। प्रकाश के साथ एक महिला को देखकर उसने अनुमान लगा लिया कि वो उसकी पत्नी ही हो सकती है। दोनों को प्रणाम कर वो सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसके प्रमाण का जवाब देकर प्रकाश दिव्या का परिचय कराने के बाद बोला, कैसी हो केतकी? यहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं है? जी अच्छी हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं है। दिव्या मैडम को देखकर बहुत अच्छा लगा। केतकी चाह रही थी कि वो दिव्या से बात करे। उसने दरवाजे व खिड़कियों की तरफ ध्यान से देखा। अतिथि गृह में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं है, ये सुनिश्चित करके वो दिव्या की ओर मुखातिब हुई। मैडम, प्रकाश जी ने मेरे लिए जो कुछ किया है, 7 जन्मों भी उसका चुकारा नहीं कर सकूंगी। आप भाग्यशाली हैं कि ऐसा देव पुरुष आपका जीवन साथी के रूप में मिला है। हाँ केतकी, 16 आने सच है ये। इन्होंने मुझे यहाँ साथ आने के लिए कहा तो मैंने तुरंत सहमति दे दी ताकि जान सकूं कि इतनी साहसी और संघर्ष करने वाली लड़की आखिर है कौन। प्रकाश भी तभी किसी की मदद करते हैं जब ये समझ लेते हैं कि वो शख्स इसका पात्र है भी या नहीं। अरे भाई, तुम दोनों मुझे क्यों लपेट रही हो? इतनी तारीफ के लायक नहीं हूँ मैं, प्रकाश ने हंसते हुए कहा। कुछ देर बाद आश्रम में कार्य प्रणाली व व्यवस्था के बारे में उन लोगों की
मध्य वार्तालाप चलता रहा। अंत में प्रकाश ने बातचीत का समापन करने के इरादे से कहा, बस यही कुछ जानने व तुम्हें मिलने के इरादे से हम यहाँ आए थे। अब हम चलते हैं। तुम्हारे पास मेरा फ़ोन नंबर है ही, कोई भी काम हो तो तुम बात कर सकती हो। जी प्रकाश बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया, नम्रतापूर्वक केतकी ने जवाब दिया। प्रकाश और दिव्या इसके बाद केतकी से विदा लेकर चले आए। दरवाजे तक छोड़ने आई केतकी उनको जाते हुए तब तक देखती रही जब तक उनका स्कूटर दृष्टि से ओझल ना हो गया। घर लौटने के बाद दिव्या ने कहा, केतकी से बात करके लगा ही नहीं कि कभी वो बेस्या भी रही है। तुम सही कह रहे थे, वो एक भली लड़की है। बेचारी ने कितना दुख झेला है। हाँ दिव्या, घर से निकल जाना और किसी अन्य पर विश्वास कर लेना, यही मात्र उसकी गलती थी जिसका उसे इतना बड़ा दंड मिला। मैं केतकी से अधिक दोषी उसके पेरेंट्स और भाई को मानती हूँ, जिन्होंने उसकी आगे पढ़ाने की तमन्ना का गला घोंटा। वो लोग पढ़ाई का खर्च नहीं कर सकने की स्थिति में होते तो और बात थी। जो भी हो, भुगतना तो उस बेचारी को ही पड़ा। प्रकाश ने एक लंबी सांस ली। ईश्वर करे अब उसके साथ ज़िंदगी में कुछ भी बुरा ना हो, दिव्या ने कहा और चाय बनाने किचन में चली गई। समय को गुजरना होता है और वो गुजरता गया। अगले 2 माह तक प्रकाश कुछ तो व्यस्तता बस व कुछ आलस्य बस केतकी को मिलने का समय नहीं निकाल सका। कल आऊँगा, परसों आऊँगा, यूँ सोचते सोचते समय निकल रहा था। एक दिन जब वो ऑफिस से घर लौट रहा था, उसे केतकी का ध्यान हो आया। ऑफिस के किसी काम से वो महिला आश्रम वाली रोड के पास ही स्थित एक अन्य ऑफिस गया था। घर जाने के बाद फिर इधर आने का शायद मूड न बने, वो सोचकर उसने आश्रम की तरफ स्कूटर का रुख कर लिया। आश्रम पहुंचा तो वहाँ कोई अन्य व्यक्ति मैनेजर के रूप में मिला। प्रकाश समझ गया शायद नया मैनेजर आ गया है। उसने अपना परिचय दिया व केतकी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। देखिए साहब, आश्रम के नियमों के अनुसार आश्रम की किसी भी महिला की जानकारी किसी अजनबी को देना या उससे मिलवाना निषेधित है। आप अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। लगभग 2.5 माह पहले आश्रम में उसको प्रवेश दिलाने मैं ही आया था, प्रकाश ने स्पष्ट किया। मैनेजर ने प्रवेश रजिस्टर निकाला व प्रकाश के बताए समय की प्रविष्टियां देखी। संतुष्ट होने के बाद उसने बताया, प्रकाश जी, केतकी अब आश्रम में नहीं है। वो शादी करने के बाद आश्रम से चली गई है। शादी? केतकी ने शादी कर ली है? इसमें आश्चर्य की क्या बात है श्रीमान जी? क्या वो शादी नहीं कर सकती? ओह, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है अनायास उसने ऐसा निर्णय कैसे कर लिया? किससे हुई शादी उसकी? एक आदमी से हुई है। मैनेजर मुस्कुराया। प्रकाश भी उसके चुहल को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। एक समाज सेवी है, कभी कभी आश्रम आ जाया करते हैं। उन्हें केतकी पसंद आ गई और शादी का प्रस्ताव रखा। उम्र कुछ ज़्यादा है, यही कोई 50 के आसपास, पर भला आदमी है, मैनेजर ने स्पष्ट किया। लेकिन केतकी तो मुश्किल से 20 वर्ष की है। प्रकाश जी, हमने उनकी इच्छा देखी तो मिलवा दिया केतकी से। केतकी ने शुरू में तो अनिच्छा जाहिर की, लेकिन 1 सप्ताह बाद दोबारा वो आए और दोनों से बात हुई तो फिर मान गई वो। 1 सप्ताह पहले कोर्ट में हुई है शादी। वैसे भी उस जैसी लड़की से उसका कोई हम वयस्क तो शादी करता नहीं, मैनेजर ने भौड़े स्वर में कहा और हंस दिया। मैनेजर के बोलने का ढंग प्रकाश को अच्छा नहीं लगा, अतः बात बदलकर बोला, आप मुझे उस समाज सेवी सज्जन का नाम पता बता सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उनका नाम है राम सहाय जी। उनका पता? 1 मिनट रुकिए। मैनेजर ने एक अन्य रजिस्टर खोल कर देखा और 3-4 पृष्ठ पलटने के बाद एक जगह नज़र टिकाकर पुनः बोला, हाँ नोट कीजिए, मकान नंबर 28, गली नंबर 5, कमलेश्वर मार्ग। वहाँ जाकर किसी से भी पूछ लीजिएगा, पता चल जाएगा। प्रकाश ने पता अपने फ़ोन में लिखा और धन्यवाद देकर चला आया। प्रकाश ने जब ये बात दिव्या को बताई तो उसे भी अफसोस तो हुआ, किंतु अनमने प्रकाश को समझाते हुए बोली, उम्र का फासला लंबा तो ज़रूर है प्रकाश, मगर शादी करके उसका जीवन तो व्यवस्थित हो जाएगा। मुझे तो लगता है उसने सही फैसला लिया है। प्रकाश ने निश्चय कर लिया
कि 5-7 दिन में ही वो केतकी की खोज खबर करने रामेश्वर जी के घर जाएगा। अपने निश्चय के अनुसार वो आने वाले रविवार की दोपहर राम सहाय के घर के लिए निकल चला। बताए पते पर कुछ मकानों पर पुराने नंबर अंकित थे, सो नंबर से तो नहीं, किंतु वहाँ 1-2 व्यक्तियों से पूछने पर मकान आसानी से मिल गया। उसने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई तो केतकी स्वयं बाहर आई। प्रकाश को देखकर बहुत खुश हुई और बोली, आइए प्रकाश बाबू, इस बार तो बहुत दिनों बाद आए हैं आप, भीतर आइए। अंदर सोफे पर बैठने के बाद केतकी पानी लेकर आई और बोली, वो कहीं बाहर गए हुए हैं, आप बैठिए, मैं 2 मिनट में चाय बनाकर लाती हूँ। प्रकाश ने कुछ सोचकर मना नहीं किया। केतकी चाय के कप लेकर आई। चाय पीते पीते केतकी बोली, आप पूछें, उसके पहले मैं बता देती हूँ कि मैं अच्छे से रह रही हूँ और मुझे किसी तरह की तकलीफ़ नहीं है। समाज सेवा के अलावा उनका प्रॉपर्टी का भी काम है, इसीलिए आर्थिक रूप से भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और फिर वो मुस्कुरा दी। प्रकाश को उसका सहज हास्य देख प्रसन्नता हुई, लेकिन उसे अपने आप पर भी हंसी आई कि वो ज़बरदस्ती ही उसका अभिभावक बना हुआ है। केतकी को कुछ देखकर वो आश्वस्त हुआ और बोला, ये देखकर सच में ही बहुत खुश हूँ मैं कि तुम अब प्रसन्न हो। लेकिन केतकी, तुमने अपनी शादी की सूचना ही नहीं दी मुझे इसका बहुत दुख है, लेकिन मैं मजबूर थी। आपकी सलाह और मौजूदगी मुझे बहुत ताकत देती प्रकाश जी, लेकिन मेरा मोबाइल कहीं खो गया था जिसमें आपका नंबर सेव था। मुझे आपका नंबर भी याद नहीं था कि मैं आश्रम के लैंडलाइन से फ़ोन कर दूं। कुछ देर की बातचीत के बाद प्रकाश ने कहा, राम सहाय जी अभी तक आए नहीं। कोई बात नहीं, उनसे फिर कभी मुलाकात हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ। ठीक है प्रकाश बाबू, फिर आइएगा। दिव्या जी को मेरा नमस्कार अवश्य कहिएगा। हाथ जोड़कर केतकी बोली, हाँ केतकी, अवश्य कहूँगा। प्रकाश नमस्कार का जवाब देकर बाहर निकला। राम सहाय उम्र दराज अवश्य है, किंतु केतकी उसके साथ सुखी है। वहाँ से लौटते समय प्रकाश संतुष्ट था कि अब केतकी का घर बस गया है। प्रकाश के मुख से ये खुशखबरी सुनकर दिव्या को भी प्रसन्नता हुई। प्रकाश ने दिव्या से कहा, केतकी अपनी लाइफ में खुश है, इसीलिए अब हमें केतकी के बारे में सोचने, चिंता करने या उससे मिलने जाने की आवश्यकता नहीं है। एक अघोषित जिम्मेदारी से मुक्त हो गए तुम। बधाई, मुस्कुराई दिव्या। 4 माह बाद उस दिन राजकीय अवकाश था। लंच के बाद दिव्या ने सुझाव दिया, प्रकाश, बहुत दिन हो गए मूवी देखे, कोई थ्रिलर मूवी लगाते हैं यूट्यूब से। अच्छा याद दिलाया तुमने, पीवीआर में कल ही लगी है थ्रिलर मूवी, हसीन दिलरुबा। चलते हैं आज। नहीं यार, आज कहीं बाहर जाने का मूड नहीं है, यहीं टीवी पर ही देखेंगे। दिव्या पीवीआर जाने में अरुचि व्यक्त करते हुए लिविंग रूम में टीवी के सामने सोफे पर बैठे प्रकाश के पास ही पसर गई। ठीक है, जैसा तुम चाहो, कहकर प्रकाश ने रिमोट उठाकर टीवी लगाया। टीवी चालू होते ही उस पर नवजीवन चैनल पर पिछले दिन लगाया गया आप बीती सो एक्टिव हो गया। सो के कुछ शब्द कानों में पड़े तो दिव्या ने प्रकाश को चैनल बदलने से रोकते हुए कहा, 1 मिनट प्रकाश, चैनल मत बदलना अभी, सुनो, कुछ विशेष कार्यक्रम आ रहा है। प्रकाश ने रिमोट टेबल पर रख दिया। दोनों ध्यान से टीवी की तरफ देख रहे थे। आप बीती शो में प्रसारण हो रहा था। अभी आपने शहर के नए एसपी MN साडिल्य के आदेश से की गई कार्यवाही में लंबे समय से चल रहे जौहराबाई के कोठे से पुलिस द्वारा छुड़ाई गई युवतियों में से एक जबरन कोठे में बेची गई युवती पद्मा से उसकी दास्तां सुनी। जैसा कि हमने अभी बताया था, उस वक्त कोटा कई वर्षों से पुलिस व एक प्रभावशाली नेता की मिलीभगत से अवैध रूप से चलाया जा रहा था। प्रातः जानकारी के अनुसार वहाँ से चरस का भी अवैध कारोबार किया जा रहा है। कोठे की मालकिन जौहराबाई को उसके 2 सहायकों सहित आज दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार कोठे से भागे 2 अन्य सहायकों में से एक को अभी कुछ देर पहले पुलिस ने झबरा रोड से गिरफ्त में ले लिया है। वो दूसरे की तलाश जारी है।
अब आप एक और सनसनीखेज दास्तां कोठे से छुड़ाई गई एक अन्य युवती रत्ना से सुनेंगी। ये सूचना के साथ ही स्क्रीन पर एक युवती दिखाई दी जिसके चेहरे की आकृति को धुंधलाया गया था। प्रकाश ने दिव्या की ओर अर्थभरी नजरों से देखा और टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया। टीवी पर आई युवती ने बोलना प्रारंभ किया। हेलो, मेरा नाम रत्ना है। मैं शुक्रगुजार हूँ एसपी आदरणीय सांडिल्य साहब की, जिन्होंने हमें उस नर्क से आज़ाद करवाया है। मैं पुलिस से ये गुजारिश भी करूँगी कि मुझे और केतकी को इस पाप नगरी में ढकेलने वाले मदनगिरी और उसके साथी दलालों को भी जल्दी ही पकड़ें और सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएं। मेरी और उस कोठे में बनी मेरी बेस्ट फ्रेंड केतकी की कहानी कुछ बातों के अलावा लगभग एक जैसी है। केतकी और मेरे बीच कुछ भी छिपा नहीं हुआ था। हम दोनों एक दूसरे से अपनी सभी बातें शेयर करती थी। केतकी की कहानी तो मेरी कहानी से भी अधिक दर्दनाक है, इसीलिए पहले मैं उसकी कहानी आपके सामने बयां करूंगी। रत्ना ने केतकी की कहानी का वो भाग जो केतकी ने प्रकाश को सुनाया था संक्षेप में बताने के बाद प्रकाश के द्वारा केतकी की गई मदद व महिला आश्रम में प्रवेश दिलवाने तक की कहानी सुनाई व अपनी बात जारी रखते हुए आगे कहा, ये भी सच है कि केतकी को अगर प्रकाश जैसा फरिश्ता नहीं मिला होता तो उसे महिला आश्रम में जगह नहीं मिल सकती थी। आप कहेंगी कि केतकी तो मुझसे जुदा हो चुकी है, फिर मुझे बाद की सभी बातें कैसे मालूम हुई? तो ये मेरे द्वारा आगे बताई जा रही बातों से आप जान जाएंगी। हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया केतकी महिला आश्रम में आ गई थी और अच्छे से वहाँ रह रही थी। महिला आश्रम में राम सहाय नामक एक समाज सेवी आता था। उसने केतकी को देखा तो वो उसे पसंद आ गई। उसने आश्रम के मैनेजर को केतकी से शादी करने का अपना विचार बताया और फिर केतकी से बात की। केतकी ने कुछ सोच विचार करने के बाद अपने से 2.5 गुना उम्र के उस व्यक्ति से शादी करना मंजूर किया। आश्रम वालों की मदद से उसकी शादी राम सहाय से हो गई। राम सहाय ने 2-1 माह तक तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बाद में किसी भी पड़ोसी से बात करने पर उस पर शक करने लगा। फिर वो उसके पिछले जीवन के ताने देकर उसके साथ गाली गलौज व मारपीट भी करने लगा। एक दिन उसकी अनुपस्थिति में घर की घंटी बजने पर केतकी ने दरवाज़ा खोला तो 2 आदमियों ने तेज़ी से घर में घुसकर उसे कुछ घूंसे कर बेहोश कर दिया। केतकी को जब होश आया तो वो वापस उसी कोठे में पहुंच चुकी थी। उसने 2 दिन बाद मौका मिलने पर मुझे बताया कि मुझसे बिछड़ने के बाद उसके साथ क्या क्या वाक़या हुआ था। हमें ये मालूम नहीं हो सका कि उसे वापस कोठे पर पहुंचाने में राम सहाय का हाथ था या फिर जौहराबाई ही लगातार उसकी टोह में थी। कोठे में वापस आने के दिन से ही वो प्रकाश जी और उनकी मेहरबानियों को याद करती और साथ ही साथ अपनी किस्मत को कोसती हुई दिन रात रोती रहती थी। आप बीती कार्यक्रम में प्रस्तुतकर्ता ने रत्ना को बीच में ही टोककर पूछा, लेकिन रत्ना, कोठे से बरामद हुई लड़कियों में केतकी नाम की लड़की तो कोई है ही नहीं साहब। कोठे में पहुंचने के 7-8 दिन बाद ही उसने अपने गले में दुपट्टे का फंदा डालकर कोठे के आंगन के पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। रत्ना ये कहते हुए फपक फपक कर रो पड़ी और रोते हुए बोली, वो मेरी बहन जैसी थी साहब। प्रत्युत्तर में कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता कुछ बोल रहा था, किंतु प्रकाश और दिव्या के कान और कुछ भी सुन नहीं पाए। प्रकाश अस्तंभित सा टीवी की स्क्रीन की ओर देख रहा था और दिव्या शोकातिरेक में सुबकने लगी थी। कुछ सामान्य होने के बाद प्रकाश ने टीवी को स्विच ऑफ किया व दिव्या को संभालने लगा। ये नारी हृदय की कोमलता ही थी कि दिव्या केतकी से केवल एक बार ही मिली थी, किंतु उसकी आंखों से बह रहे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कुछ देर बाद प्रकृति स्थित होने पर वो बोली, प्रकाश, पेरेंट्स की गैर जिम्मेदारी और उसकी उपेक्षा के बाद केतकी ने रोहित की बदमाशी को झेला। मदनगिरी तो जौहराबाई का दलाल था ही, लेकिन कोठे में हुई ज्यादतियों के बाद राम सहाय ने भी उस पर जुल्म ढाया और फिर दुर्भाग्य से वो वापस कोठे पर पहुंच गई। वो मासूम भाग्य के इस खिलवाड़ को सह ना सकी और आखिर में उसने मौत को गले लगा लिया।
कितनी बेइंसाफ़ी हुई उस मासूम के साथ। आपकी इतनी मदद भी उसे उबार नहीं सकी। वो फिर रो पड़ी। शांत हो जाओ दिव्या, वक्त की लकीरें तकदीर के इशारों पर ही चलती हैं। हमारा कोई भी प्रयास उनकी दिशा निर्धारित नहीं कर पाता। प्रकाश ने दिव्या को दिलासा देने का प्रयास किया। वो भी उसे कैसे और कब तक सांत्वना देता, जबकि उसका स्वयं का संयम भी भर भरा उठी आंखों से निकल रहे आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलती हूँ किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।